हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या महिलाओं की विवाह की उम्र आगे बढ़ानी चाहिए। ये टॉपिक तब ज़्यादा चर्चा में आया जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से ऐलान किया कि हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो उस दिन से ये टॉपिक जो है थोड़ा सुर्खियों में आने लग गया और इसका एनालिसिस करते करते देखते देखते तो इतना टाइम लग गया। उसके अंदर पूरी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे उसकी पुरुषों और महिलाओं के विवाहों में सुधार हुआ, कि अंग्रेजों ने क्या सुधार किया, अंग्रेजी के आज़ादी के बाद क्या सुधार हुए, वर्तमान में क्या चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे वीडियो में कि क्या क्या एज लिमिट रखी गई थी। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, थोड़ा काम चल रहा है बगल में, घर में किसी के पड़ोस में, तो थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, पर इतनी आवाज़ साफ होगी कि आपको पूरी आवाज़ सुनाई देगी इस वीडियो की। बाहर की आवाज़ थोड़ी सी इग्नोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला मैंने बताया था 74वें स्वतंत्रता दिवस से पीएम मोदी ने ये ऐलान किया था। अब पहला प्रयास कब किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया था 1860 में, जब उन्होंने क्या किया गया था, बाहर दंड संहिता, मतलब इंडियन पिनल कोड जिसे कहते हैं, आईपीसी कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन पिनल कोड जो अभी भी चल रहा है, आईपीसी। इंडियन पिनल कोड में 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में रखा गया था। तो सोचिए, पहला जो सुधार है वो अंग्रेजों ने किया था जब हमारा देश कॉलोनियल था, मतलब अपने औपनिवेशिक थे हम अंग्रेजों के, तब की बात है। तो 1860 की ये बात है कि पहला सुधार तब किया था। कि क्या किया गया था कि 10 साल की कम उम्र वाली लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में उन्होंने डाल दिया था। तब इतनी जागरूकता भी नहीं थी, और अंग्रेजी ये कर सकते क्योंकि जब वो उस टाइम पे कोई भी कानून लाते थे तो उस टाइम पे वो संविधान ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनकी बात मानी जाती थी, तो उनके तहत वो एक संविधान ही होता था। अब जब संविधान में कुछ ऐड कर दिया तो एक कानून बन जाएगा वो, वैसे ही उस टाइम पे जो उन्होंने कानून बना दिया वो संविधान ही होता था एक तरीके से। ठीक है, अब उसका आता है एज ऑफ कंसेंट बिल, 1927 में आया था। ये भी आज़ादी से पहले आया था। इसमें क्या था, बलात्कार के प्रावधानों में संशोधन किया गया। जो बलात्कार के प्रावधान थे, जैसे कि ये 10 साल था, इसमें संशोधन किया गया, और 12 साल की कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करने में अमान्य घोषित कर दिया गया कि 12 साल की लड़की के साथ विवाह करना अमान्य घोषित कर दिया गया। अब अगला था बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ये भी आज़ादी से पहले का था। उसमें था महिलाओं की उम्र इसमें 16 और पुरुषों की उम्र 18 कर दी। किसकी? न्यूनतम आयु कर दी किसकी? विवाह की। और इसको क्या कहा गया, इसको याद रखना चाहिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 का जो क्या है वो है शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अब आता है आज़ादी के बाद। आज़ादी के पश्चात क्या था, 1978 के संशोधन में विवाह की आयु पुरुषों की 21 कर दी और महिलाओं की 18 कर दी गई थी। ठीक है, ये हमारे जो अभी चल रही है वो आज़ादी के बाद हुई थी। ठीक है, 1978 में। और फिर यही जो चल रही है, जो ही इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 1978 के में, और 2016 में भी अभी यही चल रहा है वर्तमान में। इसे कहा गया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016, जो वर्तमान में लागू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसमें कहा गया विवाह की न्यूनतम आयु वो 21 और 18 कर दी। वो अभी भी यही चल रहा है। ये अलग मैरिज एक्ट बना दिया गया वो, और ये हमारा 1978 के बाद में संशोधन किया गया 2016 में, पर एज वही रखी गई। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमारा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, कि कैसे कैसे एज में डेवलपमेंट किया गया, विवाह की उम्र पुरुषों की क्या रखी गई और महिलाओं की क्या रखी गई। तो इससे एक हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा कि आगे सरकार किस लिए ऐसा कह रही है। और ये कुछ सवाल उठते भी हैं कि अगर महिलाओं की विवाह की उम्र बढ़ा दी जाती है तो उनका शारीरिक गति का विकास भी होगा, क्योंकि जल्दी से माता तो बन जाना, जल्दी से माता बन जाना, विवाह के बाद संतान पैदा करना, तो उससे एनीमिया का खतरा होता है। 52% जो महिलाएं हैं देश की, उन्हें एनीमिया है, मतलब उनकी बॉडी में ना प्रॉपर हाइट है, तो जो बच्चा भी पैदा होगा वो भी स्टंटिंग का शिकार होगा, वो भी कुपोषित होगा। तो इसलिए ये ऐसा फैसला लिया भी जा रहा है। और अगर एज बढ़ा दी जाएगी तो ज़्यादा पढ़ने का टाइम भी मिलेगा, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अपनी एजुकेशन को हाई लेवल तक ले जा सकती हैं लड़कियाँ, और इसलिए समान रेशो में पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे, समान एक लाइन में आ जाएंगे बहुत हद तक। और तीसरा पॉइंट ये भी माना जाता है कि अगर इनकी विवाह की उम्र बढ़ा दी जाएगी, हाँ ये क्या बोलता मैं, अगर इनकी विवाह की उम्र बढ़ा दी जाएगी तो इससे जनसंख्या में वृद्धि पे भी थोड़ा सा नियंत्रण मिलेगा। क्यों? 18 की जगह 21 साल शादी विवाह का हो जाएगा, उसके बाद ही कोई संतान जन्म लेगी, तो पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ेगी। तो इसलिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, और देखते हैं इनकी कुछ कुछ चुनौतियां भी मिली हैं, तो इनके बारे में पहले देखते हैं। पहले 3 क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पहले 3 क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया कि ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ेगी कि इनकी आयु को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि
विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब बहुत सारे रीज़न है। तो सबसे पहले तो आपको वो बात माननी चाहिए जो किसी रिपोर्ट के आधार पे या कोई संस्था कह रही हो या एक देश के जिम्मेदारी के पद पे बैठे हो उन लोगों ने कहा हो, तो इन डेटा को लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। खुद के बोलने से नहीं होता, क्योंकि हमने कुछ भी सर्वे नहीं किया होता, तो कुछ भी नहीं किया होता। इसलिए जो जिम्मेदारी संस्था, कोई पद पे बैठा हो, कोई कौन है अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, तो उसकी बात माननी चाहिए। उसके डेटा को जाके लेके ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है वो। ठीक है। तो यूनिसेफ ने कहा, यूनिसेफ क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। तो इन्होंने क्या कहा कि कम उम्र में विवाह करने से ना किशोरावस्था में गर्भधारण हो जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि गर्भधारण की स्थिति महिलाओं के पास है। ये भगवान ने एक गुण जो दिया है, सबसे बड़ा गुण जो दिया है, और इस सृष्टि का सृजन करने की शक्ति जो है वो खाली महिलाओं को दी गई है। ठीक है। हालांकि काम दोनों लोगों का पर्याप्त होता है, दोनों लोग इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, पुरुष और महिला दोनों एक दो गाड़ी के पहिए हैं, धुरी पे चलते हैं, पटरी हैं दोनों इस साइड की, दोनों चलेंगे तभी बात। पर जो ज़्यादा शक्ति दी गई है जो वो महिलाओं को दी गई है, इसलिए महिलाओं को इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है पुरुषों से। तो ये बात सच है, ये पहले भी है और अभी भी है। किशोरावस्था में ही गर्भधारण की भावना संभावना रहती है, जिससे माँ और बच्चे के पोषण की स्थिति नाजुक हो जाती है। ठीक। और माँ के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब छोटी उम्र में गर्भधारण हो जाएगा तो इतना कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इतनी लिटरेसी रेट भी ज़्यादा नहीं है जो सब कुछ पता हो, और उस टाइम पे महिला अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रख पाती, जिससे जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। उससे क्या होता है, उनके मानसिक स्थिति खराब होती है थोड़ी सी, और जो नया संतान आएगा इस दुनिया में वो भी प्रतिकूल प्रभाव में रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 52% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया के शिकार है, मतलब कमजोरी है, ब्लड की कमी है, इन सब की शिकार है। तो जो नई संतान आएगी वो भी माँ के पेट से ही, गर्भ से ही अपनी न्यूट्रिशन या पोषण लेता है। तो जो न्यूट्रिशन माँ के पास होंगे वही न्यूट्रिशन बच्चे बन जाएंगे, तो बच्चा भी फिर वो कुपोषण का शिकार, वो साइकिल चलती रहेगी। इससे दिक्कत आएगी। इससे क्या होता है, माता की मृत्यु दर बढ़ती है, माता मृत्यु दर से कहते हैं, शिशु मृत्यु दर बढ़ती है, और प्रजनन की संख्या बढ़ती रहती है इससे। क्यों? क्योंकि जल्दी शादी हो जाती है। और ऐसा चीज़ ये कहा गया कि जो बलात्कार की आयु को 18 से करके 21 होगी, जब विवाह की आयु 21 हो जाएगी तब बालिग लड़की जो है वो 21 मानी जाएगी। इससे जो दुष्कर्म करते हैं उन पे भी नकेल कसी जा सके। ये भी एक तर्क है सरकार का। ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे एक पॉइंट क्या क्या रखे गए हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि विधि आयोग ने भी इसको भी एक रिपोर्ट जारी करी थी। तो उनका कहना ये था, 2018 की बात है शायद, हाँ, विधि आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जैसे कि महिला को पुरुषों की आयु के हिसाब से कम होना चाहिए, यानी कि औरत को, पत्नी को पति की आयु से कम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर हम दोनों की आयु सेम कर देंगे विवाह की, तो ये मोनोपोली जो है वो भी टूट जाएगी, जो विसंगति है इसके भी आगे ये धराशायी हो जाएगी। तो एक उनका तर्क ये भी था। ठीक है। और एक याचिका करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि 18 साल और 21 साल का भेदभाव रख रहे हैं, दोनों की आयु बराबर नहीं कर रहे, तो इसमें अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, क्योंकि दोनों की एज समान होनी चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। और 21 गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। गरिमा के साथ कैसे जोड़ेंगे इसे? देखो, जब कम आयु में किसी स्त्री का विवाह होगा और गर्भावस्था भी वो कम आयु में धारण करेगी, तो अगर ऐसा होगा तो स्वास्थ्य की दिक्कत, आगे जाके मानसिक दिक्कत, फिर आगे जाके लाइफ जो साइकिल जो है दिक्कतों का साइकिल बन जाती है, चक्कर बन जाता है। तो ये कहता है गरिमा के साथ जीवन जीना दुश्वार हो जाता है उस महिला के लिए। तो इसलिए ऐसा कहा कि इसमें भी ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रही हैं। ठीक। पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की बात अच्छी होती है, कोई चीज़ आती है इस देश में, कानून आता है, साइंस आती है, कोई नया टेक्नोलॉजी आती है, तो अच्छी तो होती है, साथ साथ कुछ ना कुछ बुराइयां भी लेके आती हैं। तो हर चीज़ का ये पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। पर ये देखते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों को वो सामाजिक तौर पर अच्छा कर रही है, उस पर देखा जाता है कि कितने सामाजिक लोगों को, बाकी खुद के ऊपर भी ग्रहण करने की शक्ति कितनी है तुम्हारी, कि तुम किस रास्ते पे जाते हो, सही या गलत में, ये तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो विरोध में भी तर्क मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो दिल्ली स्थित एक एनजीओ है, इसका नाम है पार्टनर्स फॉर लॉ इन द डेवलपमेंट, ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत रिपोर्ट में विश्लेषण का आधार कब बताया? 2008 से 17 का उन्होंने सर्वे लिया। 2006 में कानून था, अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी नहीं कर सकते, 21 वर्ष का लड़का भी हो उससे भी कम की नहीं कर सकते। तो इन्होंने 9 साल का सर्वे लिया, 18-17 मतलब 9 साल हो गए, कि बीच लगभग 65% मामले जो इस अधिनियम का प्रयोग करते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो वयस्क मतलब जो दोनों कंप्लीट कर चुके होते हैं, जैसे कि लड़का लड़की दोनों वयस्क हों, दोनों किशोरों को, इसके लिए कैसे किया जाता है कि उत्पीड़न और उन्हें दंडित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब तो मैंने समझा दिया कि ये उत्पीड़न जो अधिनियम का प्रयोग आपसी सहमति से विवाह के लिए घर से भागे वयस्क किशोरों के
उत्पीड़न और उन्हें दंडित करने की, किशोर मतलब जो बड़े होते हैं, ठीक है, किशोर मतलब लड़कों की बात की जा रही है ज़्यादातर। और ज़्यादातर इस कानून के बारे में जो लूप होल्स हैं जो अभी उनको ही बताऊंगा, और आगे 21 डेट बढ़ जाएगी तो 21 अगर एज हो जाएगी तो उसके भी लूप होल्स क्या है, पर हमें लूप होल्स को देखते देखते इसलिए भी कानून बनाना पड़ेगा। देखते हैं भी इसके बारे में, ठीक है। आगे का डेटा ये कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFS जैसे कहते हैं, 15-16 के डेटा में उन्होंने ये कहा था कि जो 6% महिलाएं उनकी शादी 15 वर्ष में कर दी गई थी। देश में 6% महिलाएं जो शादी के लायक हैं, जो 15 वर्ष में उनकी शादी हुई थी, क्या नहीं मतलब 15 वर्ष की लड़कियां जो 6% इनकी शादी हुई थी, इतनी परसेंट जो है इनकी 18 साल में शादी हुई थी 26.8, और 48% ऐसी हैं जिनकी 20 साल में शादी हुई थी। मतलब 21 साल में शादी बहुत कम लड़कियों की हुई है। तो इससे सरकार ये भी कह रही है कि 21 साल कर देंगे तो उससे कम कानून अपराध बन जाएगा, ठीक है। पर इसमें दो समस्याएं उठती हैं, वो थोड़ी वो समस्याएं हैं जो कानून बन चुके हैं उनके लिए और जो बनेंगे अगर, तो जैसे कि जो झूठे जो रेप केस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लड़कों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, लड़कियों के लिए कानून है, तो फंसाने की प्रकृति ज़्यादा प्रचलित होती जाएगी। क्योंकि अभी जो सर्वे था उसमें बताया गया था कि 65% जो है 9 साल में उन्होंने सर्वे निकाला था, जो दिल्ली की संस्था थी, उसने बताया कि 65% जो है वो झूठे केस लगाए गए हैं बलात्कार के या किसी भी चीज़ के, ठीक है। और एक दहेज प्रथा है वो भी आगे जाके तिरफ मोड़ ले लेगी अगर वो ऐसा कानून बना। तो माना दहेज लेना तो बिल्कुल गलत है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद की खुशी से इंसान देता है शादी में और फिर उसी को दहेज प्रथा बाद में बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी समस्या बहुत है। तो इस सरकार को गहरा विचार विमर्श, 21 साल तुम कर दोगे तो और समस्या इसमें थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हालांकि सारे पैमानों पर 21 साल उम्र ठीक है, पर ये 2-3 जो पैमाने हैं उनमें थोड़ी गलत साबित होती है। पर ऐसा नहीं है कि कानून में चेंज ना किया जाए, चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल पुराने कानून 2006 से बना हुआ है, 1978 में भी यही एज थी, तो इसलिए थोड़ा कानून में चेंज तो करना पड़ेगा। पर जो ये लूप होल्स हैं कानून के, जो मैंने 2 बताए हैं, क्या नाम, बलात्कार के और दहेज प्रथा के, तो इनको भी थोड़ा सरकार को देखना चाहिए, संबोधित करना चाहिए, ताकि कोई भी निर्दोष ना फंसे। मेरा कहने का मतलब है सम्मान कीजिए। तो सम्मान मतलब खाली महिलाओं के नहीं, एक जेंडर जैसे कहता है लिंग, पुरुष हो या महिला, उसका सम्मान कीजिए, और महिला को थोड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन पर थोड़ा उनकी स्वतंत्रता थोड़ी वंचित रहती है। क्यों? उन पर थोड़ा अंकुश रहता है, और इसलिए उनकी थोड़ी ज़्यादा इच्छाओं को देखना चाहिए। पुरुष का दायित्व बनता है, चाहे उसके घर में महिला हो, महिला बहन हो, माँ हो, बेटी हो, या फिर पत्नी हो, हर किसी का दायित्व बनता है कि उनकी थोड़ी खुशी को देखना चाहिए। पर कानूनों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिससे कि पुरुष भी ऐसे ना फंसे कि उनको ये लगे कि नहीं सारे कानून हमारे खिलाफ ही बन रहे हैं। तो ये सरकार को थोड़ा पेचीदा काम होगा, और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उनको इसमें बैठना चाहिए, और थोड़ा कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। पर कोर्ट का काम सही और गलत देखना है, ना कि अच्छा बुरा देखना। तो इसलिए कोर्ट तो खाली ये देखेगी कानून सही प्रक्रिया से पास हुआ है कि नहीं, बाकी काम तो संसद ही करेगी। तो इसलिए सारे नेताओं को, सारे बुद्धिजीवियों को, विशेषज्ञों को, सभी जेंडर इक्वलिटी के साथ, मतलब दोनों को हो, मतलब 21 साल में ही हो, दोनों की इक्वलिटी भी होगी, सब आगे बढ़ेंगे, महिलाओं को पोषण भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। पर पुरुषों की तरफ ये देखना चाहिए कि ये 2 चीज़ें, इनमें थोड़े सख्त कानून बनाने चाहिए, इसमें रियायतें नहीं देनी चाहिए, ताकि कोई भी अपना किसी का भी भविष्य खराब ना हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। हमें किसी का समानता का व्यवहार करना है, ना कि किसी को पीछे खींच के आगे पीछे वाले को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए ये चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना यह है 21 साल उम्र होनी चाहिए, पर इन 2 कानूनों पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। तो आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और जहाँ तक है बहुत तर्कहीन और बहुत इसमें डेटाज और बहुत सारे फैक्चुअल बातें और कंसेप्ट मैंने आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, पीछे से जो हम अंग्रेजों के औपनिवेशिक थे तब से लेकर आज़ादी तक और अभी तक वर्तमान तक, मैंने सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी के साथ क्रमानुसार क्लियर कर दी हैं आपके लिए। तो अब आपका काम है कि इसको कैसे अपने अक्षरों में पिरोना, ये काम आपका है कि कैसे आप लिखेंगे इसके बारे में। अगर पेपर में आता है तो आएगा, क्योंकि महिला वंचित शोषित वर्ग माना जाता है हिंदुस्तान में, तो यूपीएससी इनके बारे में पूछता ही पूछता है। महिला हो गया, गरीब हो गया, दलित हो गया, इन सब के बारे में, गांधी जी हो गए, इन सब के बारे में यूपीएससी पूछता ही पूछता है। तो इसके लिए आपको उन्हें फैक्ट दे दिए हैं और तथ्य भी दे दिए हैं और आपके कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए हैं। तो आपको अब ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आपको ग्रूम करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आपको निखारने की जरूरत है, ठीक है। तब तक इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।